वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। देखो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसी का ही पार्ट है। अध्याय 9 में पृथ्वी के धरातल पर तापमान का असामान्य वितरण वर्णित है। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। देखो ये थोड़ा याद रखना है चीज़ें, इससे ना जो बादल का फॉर्मेशन होता है, मौसम, ये सब समझ में आएगा। इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है। इनके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। आप जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है। वायुमंडलीय दाब भी यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी व कब नीचे बैठेगी। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनः वितरण करते हैं। अगर सोचा हवा नहीं चले ना सर्दी हो ना गर्मी हो, जैसे अभी शीतलहर के कारण ही तो मोस्टली देखो ना, जो हिमालय से जो शीतलहरें चलती है जब इधर आती है नॉर्थ में, तो उससे ही तो सर्दी पड़ती है यहाँ पे। सो वो साउथ तक नहीं पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ पे सर्दी पड़ती भी नहीं है। ये फर्क पड़ता है, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम होता जाता है और बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इस अध्याय में वायुमंडलीय दाब भिन्नता के कारणों, वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी बल, वायु विक्षोभ, वायु राशियों का बनना, वायु राशियों के मिश्रण से मौसम संबंधी विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए विवरण सम्मिलित है। तो ये जो चैप्टर है मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो चक्रवात आपकी बार भी क्वेश्चन आया था, पहले भी आ चुका है। और ये जो वायु दाब वाला ना, ये 2019 में क्वेश्चन आया है। वायु राशियों को बनना, ये सब मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। वायुमंडलीय दाब, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी वायु दाब से प्रभावित होता है। जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तो वायु विरल होती जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। ये तो सही बात भी है। ठीक है, माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के बाहर को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार है। ये छोटे मोटे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी के कारण वायुदाब अधिक होता है। वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुदाब मापी अथवा निद्रव बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों के विषय में जानने तो भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य जो इतना काम का है नहीं अपने। वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है, ये चीज़ याद रखना। अब यूपीएससी ना ये लाइन टू लाइन दे देता है, वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है, ऐसे बोल देगा कि ये सबके कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछा था, तो ये चीज़ याद रखना। ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और ये विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है। अर्थात पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती है। ये पॉइंट भी याद रखना। लो प्रेशर से हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता, वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता है। ये चीज़ याद रखना कि जैसे स्टेटमेंट बना देगा एक ही दर से घटता है, इस टाइप है ना। यूपीएससी यहीं पे गेम खेलता, जो भी एग्जाम क्वेश्चन बनाने वाला होता है, बस वो यही चीज़ कहता है। 10.5 एक निश्चित ऊंचाई पर वायुमंडल में औसत वायुदाब और तापमान को प्रस्तुत करती है। देखो समुद्र तल है, 1 किलोमीटर अगर ऊपर गए तो यहाँ पे देखो वायुदाब इतना है, फिर घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे इतना घटा इतना घटा, तापमान जो है यहाँ पे कम होते चले जाता है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षेत्रीय दाब प्रवणता के अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से संतुलित हो जाती है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण, पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायुदाब में अलग अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद उसे इसी समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। अब देखिए वायुदाब के कारण ही जो है ना मौसम का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें होती है। देखिए उष्णकटिबंधीय भीषण क्षेत्र है, इसीलिए है ना जो बंगाल की खाड़ी वहीं पे इस टाइप के जो है हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र वहीं पे चक्रवात आते हैं। ये चित्र 10.1 वायुदाब विभिन्न वायुदाब परिस्थितियों में समदाब रेखाओं की आकृति दर्शाता है। यहाँ पे देखो ये
निम्न दाब प्रणाली एक अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। उच्च दाब प्रणाली में एक या अधिक समदाब रेखाएं होती है जिनके केंद्र में उच्चतम वायुदाब होता है। समुद्र तल पर वायुदाब का विश्व वितरण अभी देखो ये दिखाया गया है। जनवरी जुलाई महीने का समुद्र तल से वायुदाब का विश्व वितरण दर्शाया गया है इसमें। यही यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था 2020 में। विषुववृत्त के निकट वायुदाब कम होता है और इसे विषुववृत्त निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखना, हाई प्रेशर, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। पुनः ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर निम्न दाब पेटियाँ हैं, मतलब वहाँ लो प्रेशर पाया जाएगा, जिन्हें अधो ध्रुवीय निम्न दाब पेटियाँ कहते हैं। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी कहते हैं। ये वायुदाब पट्टियाँ स्थायी नहीं है, सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियाँ विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियाँ दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की दिशा की ओर खिसक जाती है। इसी के कारण है ना फॉर्मेशन होता है, जो मानसून आता है उसी के कारण होता है। कौन आया था ये? पवनों की दिशा में वेग को प्रभावित करने वाले बल। आप यह जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। इस क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहते हैं। दाब की तरह प्रभावित होती है। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। ये चीज़ याद रखना, पवन पे भी घर्षण बल काम करता है। इसके साथ ही पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहते हैं, जबकि और क्वेश्चन पूछा भी था यूपीएससी ने। अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभाव का परिणाम है: दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल तथा कोरियोलिस बल। ये चीज़ याद रखना किसके कारण क्या होता है। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों के नीचे और प्रभावित करता है। दाब प्रवणता बल, वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। जहाँ समदाब रेखाएं पास पास हो वहाँ दाब प्रवणता अधिक और समदाब रेखाओं के दूर होने से दाब प्रवणता कम होती है। घर्षण बल, अब देखो कोरियोलिस बल, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा और पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। एक चीज़ तो मैं नोटिस करोगे, पीवाईक्यू जो थीम अगर उस पर काम कर लोगे तो क्वेश्चन इधर उधर जाते नहीं हैं। घर्षण बल, यह पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है और इसका प्रभाव प्राय धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। कोरियोलिस बल, जो आपकी बार क्वेश्चन भी पूछा, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। तो ये चीज़ याद रखना, जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। ये चीज़ देखो, यही इसी से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। यह दूरों पर सर्वाधिक और विस्तृत वर्ग पर अनुपस्थित होता है। पहले भी यूपीएससी 2012 में पूछा था। एक बार 2024 वाला किसी के पास पेपर हो तो सब में एक बार देखो, जब की बार क्वेश्चन आया ना, एक बार पेपर खोल के लोगों पर कोरियोलिस बल ज्यादा होता है ऐसे करके था क्वेश्चन। हाँ वही ना, एक बार देखो उसके स्टेटमेंट देखो। मतलब मेरा मानना है कि लाइन टू लाइन उठाता है एनसीईआरटी से, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि उसने अपनी भाषा बनाता है, ऐसा भी नहीं है। लाइन टू लाइन मतलब, तो मेरा मानने का कहने मतलब यही है कि भाई आप अगर एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर लोगे ना, पीटी कभी नहीं रुकेगा, नहीं तो फिर हजारों किताबों के पीछे पड़े रहो। देखो, कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, ठीक है, और ये अभी स्टार्टिंग में ही दिया था। यह दूरों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा इकट पर विद्यमान नहीं होता है। तो देखो, ये सीधा दूरों पर सर्वाधिक और विषुववृत्त पर अनुपस्थित होता है। समझ में आया? डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। ठीक है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी, पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्र में पवनें उसी के इर्द गिर्द बहती है। विषुववृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है, देखो यह दिया, और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है।
अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुववृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। ये चीज़ याद रखना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और है ना, अगर आप यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें यही स्टेटमेंट पूछा था जो आपके पास यूपीएससी ने 2024 में पूछा है, उसका सेकंड वाला स्टेटमेंट, बस उसने एक स्टेटमेंट चेंज किया है। पीवाईक्यू में जाके देखना, आपको पता लगेगा ये चीज़। वायुदाब व पवने, पवनों का वेग उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरोलिस बल से नियंत्रित होती है। जब समदाब रेखा सीधी हो, घर्षण का प्रभाव न हो, तो दाब प्रवणता बल कोरोलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समांतर बहती है। ये पवनें भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती है। निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न भिन्न होती है। अब देखो, ये देखो, चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप यूपीएससी ने 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। दाब पद्धति, केंद्र में दाब की दिशा कैसी है, पवन दिशा का प्रारूप कैसा होगा, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। अगर चक्रवात है तो केंद्र में दाब की स्थिति निम्न रहेगी, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत रहेगा उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप रहेगा। प्रतिचक्रवात में देखो सब उल्टा हो जाएगा, ये निम्न से उच्च हो जाएगा, यहाँ पे घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप देखो जस्ट इसका उल्टा हो गया, और यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये याद करने का तरीका है कि बस एक याद कर लो, दूसरा वो होता है। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च, अब देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो स्टार्टिंग के है ना, कौन से चैप्टर, ये 5, 6, 7, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये तीनों चैप्टर, यहाँ से एक आध क्वेश्चन बना है। परंतु इसके बाद में जो आप कल पढ़े अपन 8, 9, 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3-3, 4-4 क्वेश्चन बन रहे हैं एक साथ। कल वाला जो चैप्टर 9 चैप्टर पढ़े थे उसे सोचो 2024 में 3 क्वेश्चन आए, तो ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर इनको तो। और वो ये 5, 6, 7 तो समझ में भी नहीं आते, मेरे खुद को समझ में नहीं आया क्या है, पर ये चैप्टर ईजी भी है, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखोगे तो नई एनसीईआरटी में इनमें से ये चैप्टर हटा भी दिए गए हैं, तो ये भी है। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित ही होता है। प्राय निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अपसरित होगी और ऊपर उठेगी। उच्च दाब क्षेत्र में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगी। अभिसरण के अतिरिक्त वायु बर्मिल रूप में 7 धाराओं में पर्वतों के साथ साथ और वातावरण के सारे ऊपर उठती है, जो बादल बनने व वर्षण के लिए आवश्यक है। देखो, जब 2 धारा यहाँ पे आगे मिलती है उसको अभिसरण बोलते हैं, जब यहाँ से फैलती है ना उसको अपसरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण, ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो। जब मैं 6ठी क्लास में शायद, मतलब 6ठी, 7वीं, 8वीं में वहाँ पे भी देखे थे, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। वायुमंडलीय ताप में आसान से भिन्नता, वायुदाब पेटियों की उपस्थिति, पट्टियों की उपस्थिति, वायुदाब पेटियों का सौर विकिरण के साथ विस्थापन, महासागरों महाद्वीपों का वितरण और पट्टियों का घूर्णन, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है पहले। वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। ये वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करती है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। सामान्य परिसंचरण को एक क्रमिक विवरण चित्र 10.6 में दर्शाया गया है। तो यहाँ देखना ध्यान से, ये देखो, ये हेडले कोस्टल बहुत बार पूछा गया है। तो एक तो अपन ने सीखा था इधर देखो, पहले आता ध्रुवीय बर्मेल होता है या ध्रुवीय कोष्टक होता है 60 डिग्री उसके बीच में, और यहाँ पे 30 से 60 डिग्री के बीच में होता है फेरल कोस्ट। ठीक है, और 0 डिग्री 30 डिग्री बीच में होता है हेडले कोस्ट। एक तो पहली बात ये पता होना चाहिए। यहाँ पे ध्रुवीय जेट प्रवाह चलता है, याद रखना, इस वाले एरिया में 30 से 60 डिग्री, और यहाँ पे उष्ण जेट प्रवाह चलते हैं 0 से 30 डिग्री में। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, ध्रुवीय पूर्वी पवनें चलती है यहाँ पे, या दो ध्रुवीय निम्न दाब होता है यहाँ पे, पछुआ पवन चलती है, याद रखना है चीज़, यहाँ पे 30 से 60 डिग्री में। यहाँ पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती है। ठीक है, ये ITCZ है, यहाँ पे अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। ये 0 डिग्री वाला क्षेत्र जो है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ वाला क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें यहाँ पे 0 से 30 डिग्री बीच में चलती है, और यहाँ पे पछुआ पवन चलती है। ठीक है,
तो ये थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना, मतलब इसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं कि अपने को बहुत डीप नॉलेज होना, पर थोड़ा बहुत भी आइडिया रहता है ना कहाँ पे कौन सी चलती है, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखो ITC-Z के बारे में पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ है। उच्च सूर्यताप व निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय विषण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। याद रखना, जब ऐसी कंडीशन बनती है तो ऊपर उठती है। उष्णकटिबंध से आने वाली पवनी निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती है और अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठता है। यह सौरमंडल के ऊपर 14 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है और फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। इसके परिणामस्वरूप 30 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर वायु एकत्रित हो जाती है। इससे एकत्रित वायु का अवतलन होता है और यह उपोषण उच्च दाब बनाता है। अवतलन के कारण यह है कि जब वायु 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचती है तो यह ठंडी हो जाती है। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुववृत्त की और पूर्वी पवनों के रूप में बहती है। विषुववृत्त के दोनों तरफ से प्रवाहित होने वाली पूर्वी पवनी अंतर उष्णकटिबंधीय विषण क्षेत्र पर मिलती है, मतलब वो 0 डिग्री वाला एरिया जो होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोष्टक शेल कहते हैं, जो अपन ये देखा ही था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोष्टक को हेडले कोष्टक भी कहा जाता है। ये रहा। मध्य अक्षांश से वायु परिसंचरण में दूरों से प्रवाहित होती ठंडी पवनों का अवतलन होता है और उपोषण उच्च दाब कटिबंधीय क्षेत्र से आती गर्म हवा पर उठती है। धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती है और यह कोष्टक फेरल कोष्टक के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो हो गया। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतलन होता है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती है। इस कोष्टक को ध्रुवीय कोष्टक भी कहते हैं। ये तीन कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों से स्थानांतरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में वृहत पैमाने पर चलने वाली पवनें धीमी अधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। महासागरीय वायु को ऊर्जा व जलवाष्प प्रदान करते हैं। ये अंतर संबंध महासागरों के विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमे होते हैं। अब बात है कि मौसमी पवनें जो कैसे चलते हैं, जैसे अपन चलते हैं वेस्टर्लीज हो गया, ईस्टर्लीज हो गया। पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में बदलाव आता है। यह बदलाव अत्यधिक तापन पवन व वायुदाब पट्टियों के विस्थापन आदि के कारण होता है। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया मानसून पवनों के बदलाव में देखा जा सकता है। अब मानसून की सामान्य परिसंचरण प्रणाली से भिन्न अन्य स्थानीय विसंगतियाँ नीचे वर्णित है। ये क्या है? वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव कैसे पड़ता है। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। अब देखिए यूपीएससी ने यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा 2015-16 में, उस टाइम पूछा होगा उधर। एल नीनो की घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों दक्षिणी दोलन या बदलाव व एल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से भी जाना जाता है। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व में वृहत मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आते तथा इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। स्थानीय पवनें कौन सी होती है? भूतल के गर्म व ठंडे होने से भिन्नता तथा दैनिक व वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय व क्षेत्रीय पवनें प्रभावित होती है। स्थल व समुद्र समीर, जैसा कि पहले वर्णित है, उष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षा ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इसी पे ना यूपीएससी पीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा था। इसी समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। रात में इसकी एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है और दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ स्थल समीर प्रवाहित होता है। तो याद रखना कि दिन में जो समुद्र से पृथ्वी की मतलब जो लैंड वाला एरिया चलती है उधर हवा चलती है, रात में जस्ट उल्टा चलता है। तो ये थोड़ा याद होना चाहिए। मेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पूछा गया है, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना। पर्वत घाटी पवनें, दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु ढाल के साथ ऊपर उठती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है। इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है, जिसे पर्वतीय पवनें कहते हैं। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही
पवनी कहते हैं। पर्वत श्रेणी के पवन विमुख ढालों पर एक अन्य प्रकार की उष्ण पवनी प्रवाहित होती है। पर्वत श्रेणी को पार करते हुए आर्द्र पवनी संघनित हो जाती है और वर्षण करती है। जब ये पवनी पवनोन्मुख ढालों पर नीचे उतरती है तब ये शुष्क पवनी रुद्धोष्म प्रक्रिया से गर्म हो जाती है और शुष्क हवाएं कम समय में बर्फ पिघला सकती है। नहीं तो सोचने तो अगर ये चीज़ें ना हो, ये प्रोसेस ना हो तो जो ये बर्फ़ के जो पहाड़ होते कभी पिघले नहीं, तो ऑटोमेटिक ऐसी चीज़ें बनी रहती है। वातावरण के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। वायु राशि या एयर मासेज, जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है या उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है, यह समांग क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली है वायु राशि कहलाती है। इसे यूं भी परिभाषित किया जाता है कि वायु की वह वृत्त भाग जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम है। वह समांग धरातल जिन पर वायु राशियाँ बनती है उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनके प्रमुख 5 उद्गम क्षेत्र है जो इस प्रकार है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, उष्ण अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र और स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय अंटार्कटिक तथा आर्कटिक। इसी के आधार निम्न प्रकार की वायु राशियाँ पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि जिसको एमटी के नाम से दर्शाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय, ध्रुवीय महासागरीय और ध्रुवीय महाद्वीपीय और महाद्वीपीय आर्कटिक और उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ गर्म होती है और ध्रुवीय वायु राशियाँ ठंडी होती है। ठीक है। वाताग्र क्या होते हैं? जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती है तो उनके मध्य सीमा को क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। देखो यहाँ पे ये उष्ण वायु शीत वायु मिल रही है तो ये उष्ण वाताग्र बन गया। जब यहाँ पे शीत वायु और उष्ण वायु जो मिलती है तो शीत वाताग्र बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। वाताग्रों को बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। जब वाताग्र स्थिर हो जाते हैं अचर वाताग्र कहा जाता है। अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है। जब शीतल में भारी वायु आक्रामक रूप में उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। यदि गर्म वायु राशि आक्रामक रूप में ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और यही तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु पर उठती है और बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। तो ये चीज़ याद रखना कि वाताग्र के कारण ही जो है वर्षात होती है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये चक्रवाती वायु प्रणाली जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती है उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, ये याद रखना। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधी अवस्था में अचानक तेजी से बदलाव आते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वातावरण के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वातावरण अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वातावरण के दक्षिण में कोष्ण उत्तर दिशा से ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वातावरण के साथ वायुदाब कम हो जाता है तो कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुई के विपरीत चक्रवाती परिसंचरण करती है। इस चक्रवाती प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है जिसे एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है। ऐसे ही विकसित चक्रवात दर्शाता चित्र 10.9। इस चक्रवात में कोष्ण वायु क्षेत्र या कोष्ण खंड ठंडे अग्रभाग व पिछले शीत खंड के बीच पाया जाता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर उठती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में उत्तरी मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। पीछे से आता शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से ढलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्र को पूरी तरह ढक देते हैं। यह कोष्ण वायु पर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता। अधिविष्ट वाताग्र बनता और चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। धरातल तथा ऊंचाई पर वायु परिसंचरण की प्रक्रिया में निकट का अंतर संबंध होता है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से कई प्रकार भिन्न है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणाली होती है जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में नहीं होती। देखो कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता दोनों में डिफरेंस करके।
ये विशेष क्षेत्रफल फैले होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्र में उत्पन्न होते हैं। याद रखना ये चीज़। और स्थलीय भागों में पहुंचे में नष्ट हो जाते हैं। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। स्वाभाविक बात है, जब ये दोनों में चलेंगे तो ज़्यादा प्रभावित करेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और ये विनाशकारी होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, ये चीज़ याद रखना, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, जबकि बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, कभी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आपकी बार मेंस में पूछा है क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। आपने देखा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर तरफ चलते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अंटार्कटिक महासागर में हैरिकेन के नाम से, पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली विलेज के नाम से जाने जाते हैं, जो बहुत छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। पीसीएस में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। अब देखिए इनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक पीटी में क्वेश्चन पूछा, मेंस में पूछा है। इनकी उत्पत्ति में विकास के लिए अनुकूल स्थितियां है। बृहद समुद्री सतह चाहिए जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। कोरलिस बल का होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। तो इसीलिए मतलब ये जहाँ पे कोरलिस बल शून्य होता है वहाँ नहीं पाए जाएंगे, तो इक्वेटर पे नहीं पाए जाते हैं। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण का होना और समुद्री तल पर ऊपरी उपसरण, तो ये चाहिए याद रखना, अपसरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी है। चक्रवात को और अधिक विनाशन करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा उच्च कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होता है, जो इस तूफान के केंद्र को घेरे होती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से तूफान अधिक प्रबल होते हैं और स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। वही स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, चक्रवात को लैंडफॉल कहलाता है। ये चक्रवात जो प्राय 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, इनकी दिशा निश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना को ऊर्ध्वाधर कर्मी वितरण चित्र 10.10 में दर्शाया गया। तो ये चक्रवात की हाँक होती है, धीरे धीरे उड़ता है, फिर ऐसे बाहर की साइड बहता है। ठीक है। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण होता है, मतलब ऐसे करके हवा उड़ती है ऊपर, जिसे इसकी आँख कहा जाता है। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। इसका केंद्रीय अशु क्षेत्र शांत होता है जहाँ पवनों का अवतलन होता है और अशु के चारों तरफ अशु भीति होती है जहाँ वायु का प्रबल और वर्ताकाल रूप में आरोहण होता है। यहाँ आरोहण 100 सीबा की ऊंचाई तक पहुँचता है। इस क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात की आँख से रेन बैंड विकृत होते हैं तथा कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियाँ बाहरी क्षेत्र की ओर विस्थापित हो सकती है। इनका व्यास बंगाली खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर पर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होता है। यह परिसंचरण प्रणाली धीमी गति 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ते हैं। ये चक्रवात तूफान तरंग उत्पन्न करते हैं और तटीय भिन्न इलाकों को जल प्लावित कर देते हैं। ये तूफान स्थल पर धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। तड़ी जंदा, टोरनाडो, अब की बार क्या पूछा था यूपीएससी ने? टोरनाडो नहीं पूछा था, ट्विस्टर पूछा था, ट्विस्टर। उसमें मूवी भी बनी थी इसीलिए पूछा था उन्होंने। अन्य विध्वंस स्थानीय तूफान तड़ी जंजा तथा टोरनाडो है। ये अलग समय के लिए रहते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं परंतु आक्रामक होते हैं। तड़ी जंजा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल सेवन के कारण उत्पन्न होते हैं, ये चीज़ याद रखना। तड़ी जंजा एक पूर्ण विकसित आकाशीय वर्षा मेघ है जो बिजली उत्पन्न करते हैं। जब ये बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहाँ तापमान शून्य से कम रहता है, इससे ओले बनते हैं, ये ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ी जंजा धूल भरी आंधियाँ लाते हैं। तड़ी जंजा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रभाव है जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है। तत्पश्चात नीचे की तरफ वात प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी वायु में वर्षा लाते हैं। भयानक तड़ी जंजा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की झुंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को टोरनाडो कहते हैं। टोरनाडो सामान्यतः मध्य अक्षांश में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टोरनाडो को जल स्तंभ या वाटर स्पोर्ट्स कहते हैं।
यह आक्रामक तूफान वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण में भिन्नता या अस्थिर वायु के व्यवस्थित होने की अभिव्यक्ति है। इन तूफानों से स्थितिज व ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और अशांत वायुमंडलीय दशाएं पुनः स्थिति में लौट आती है। अब देखो ना, जैसे ये कॉन्सेप्ट कोई नया जनरेट हुआ था और अब क्या ट्विस्टर जनरेट हुआ, तो यूपीएससी ने उसका क्वेश्चन पूछा, तो ये भी थोड़ा बहुत देखा करो कि करंट अफेयर में अगर ऐसा कुछ नया चीज़ चल रहा है जो अपने सिलेबस से लिंक है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखो लगभग इसमें मेरे से 14 चैप्टर होने चाहिए। कितने चैप्टर इसमें? हाँ 15-16 है। क्लाइमेटोलॉजी वाले सेक्शन के हैं इसमें, वायुमंडल में जल और एक और विश्व जलवायु जलवायु पे जल वाला आएगा। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी अच्छा खासा चैप्टर है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर इसको कर लेते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना बार बार पढ़ोगे ना क्वेश्चन बना लोगे। जैसे रुको मैं मेंस का क्वेश्चन बताता हूँ, जब की बार आया था और पहले भी अगर देखो तो मेंस में आया हुआ है उस चैप्टर से जो अभी पिछला चैप्टर पढ़े थे अपन। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है उससे हर साल। पीटी में मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो। देखो देखो समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। सीधा सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और फिर आगे भी पूछा गया है। 2024 में, कौन सी ईयर का है? 2024 में तो ट्विस्टर क्या है ना, तो ट्विस्टर भी चक्रवात का आरोप है। ये फिल्म बनी थी इस पे अमेरिका में, हॉलीवुड में। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है देखो चैप्टर से। और ऐसे पीटी में बहुत बार पूछा गया है, वो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बात हो जाए वायुमंडल में जल, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवाष्प मौजूद होती है। इसमें वायुमंडल के आयतन से 0 से 4% तक भिन्नता पाई जाती है। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में गैस, द्रव तथा ठोस के रूप में उपस्थित होता है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। इसी प्रकार वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन व वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है। इसे हम ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। ये चीज़ याद रखना। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। हवा के दिए गए प्रतिदर्श सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे औष्णांक कहते हैं। औष्णांक, इसलिए देखो पत्तियों पे जो पानी आ जाता है। वाष्पीकरण तथा संघनन। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ये छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने और धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम हो तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। इसलिए देखना गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं।
और सर्दियों में लेट सूखते हैं और बारिश दिनों में और लेट सूखते हैं। तो ये चीज़ समझ लेना, ये वाष्पीकरण का कारण है। जलवाष्प जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। उष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है, और जब यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होता है तो उसे उदुरपातन कहते हैं। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है, तब इन छोटे छोटे कणों का संघनन केंद्र कहा जाता है। खासकर धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं, क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तु के संपर्क में आती है, तथा यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान औष्णांक के नज़दीक हो। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान औष्णांक तक गिर जाए, वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए, वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए। फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से एक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ओस आ जाती है, कोहरा हो जाएगा, तुषार या बादल। स्थिति में तापमान के आधार पर संघनन के प्रकार को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब औष्णांक जमाव बिंदु से नीचे होता है, तब भी संभव है जब औष्णांक जमाव बिंदु से ऊपर होता है। ओस यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होता है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। इसे बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था है साफ आकाश, शांत हवा होनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें होती है। ओस के बनने के लिए आवश्यक है कि औष्णांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। तुषार क्या होता है? तुषार ठंडी सतह पर बनता है जब संघनन तापमान जमाव बिंदु से नीचे 0 डिग्री सेल्सियस चले जाने पर होता है, अर्थात औष्णांक जमाव बिंदु पर यह उससे नीचे होता है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों के बजाय छोटे छोटे बर्फ व रवों के रूप में जम जाती है। याद करिए, जब फसलों में मोस्टली ये जमता है। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्था है ओस के बनने की अवस्था के समान है, केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर यह उससे नीचे होना चाहिए। कोहरा व कुहासा जो अभी देख ही रहे हो सर्दियों में आप, जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संयंत्र अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नज़दीक होता है। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम से शून्य तक हो जाती है। नगरीय औद्योगिक केंद्र में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा की भी अधिकता होती है, जो कोहरे और कुहासे के बनने में मदद देती है। ऐसी स्थिति को जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं धूम्र कोहरा कहते हैं। यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा है इस पर, प्रकाश धूम पे पूछा शायद। कुहासे में कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है और कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है, क्योंकि ऊपर उड़ती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं तथा जहाँ गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो वहाँ ये प्रबल होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं। एक मिनट, कुहासे कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है क्योंकि ऊपर उड़ती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं तथा जहाँ गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहाँ ये प्रबल होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल कण, धुएं के कण तथा नमक के कण होते हैं। केंद्र के चारों संघनन क्रिया करते हैं। बादल पीसी विशेष में पूछा, यूपीएससी ने ऐसे पूछा नहीं कभी बादलों के प्रकार के बारे में। बादल पानी की छोटी बूंदों, शायद पूछा था 2023 वाला क्वेश्चन देखना शायद। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होता है जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। क्योंकि बादल का निर्माण पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए विभिन्न आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूप में वर्गीकृत किया गया है: पश्चात मेघ, कपाशी मेघ और स्त्री मेघ और वर्षा मेघ।
पक्षाघ मेघ क्या होता है? पक्षाघ मेघों का निर्माण 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं, हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। कपासी मेघ रुई के समान होते हैं, प्राय 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर के बिखरे देखे जा सकते हैं, चपटे आधार वाले होते हैं। स्त्री मेघ जैसा कि नाम से प्रतीत होते हैं, परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः उष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमान व हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। वर्षा मेघ तो काले होंगे। वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये सूर्य किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। अगर पहाड़ों पर जाओगे तो ऐसे देखने को मिलेगा आपको। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संयुति होते हैं। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल जो पक्षाघ स्त्री, पक्षाघ कपासी होते हैं। मध्य ऊंचाई के बादल स्त्री मध्य तथा कपासी मध्य होते हैं। कम ऊंचाई के बादल हैं कपासी वर्षा मेघ जो स्त्री कपासी और स्त्री वर्षा मेघ होते हैं। वर्षण बारिश क्या होती है? स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण हिमतुल्यों के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। ये रवे हिमतुल्यों को निर्माण करते हैं। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिमवृष्टि तथा कराकपात है। यद्यपि करकापात काफ़ी सीमित मात्रा में होता है और समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदाकदा ही होता है। सहिमवृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं। जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नज़दीक आधी जमी हुई परत पर गिरती है तब सहिमवृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती है तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती है, इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाते हैं तथा सतह पर वर्षा की बूंदें से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती है। कभी कभी वर्षा के बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा जल से बनती है जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है। ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्रित परतों वाले होते हैं। वर्षा के प्रकार यूपीएससी ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। कन्वेंशनल रेन क्या होती है सब। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है: सवर्णी, पर्वतीय तथा चक्रवाती फ्रंटल। सवर्णी वर्षा क्या होती है? जब हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर सवन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है, वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद ये फैलती है तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली भी कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्राय होती है। विषुववर्ती खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपीय भीतरी भागों में प्राय होती है। मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। पर्वतीय वर्षा तो सब पहाड़ों पे होगी। जब संतृप्त वायु की संयति पर्वतीय ढाल पर आती है तब ये ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है तथा जैसे ही ऊपर की ओर उठती है तो फैलती है, तापमान गिर जाता है और आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए पश्चिमी घाट में ना वहाँ ज़्यादा वर्षा हो जाती है, इधर वाला इलाका सूखा रह जाता है। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरी ढाल पर पहुंचती है, वे नीचे की ओर उतरती है तथा इनका तापमान बढ़ जाता है। जब इनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन रहते हैं। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। ये पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से भी जानी जाती है। चक्रवाती वर्षा या फ्रंटल वर्षा, आप पहले ही इस पुस्तक के 10वें अध्याय में बहिर्उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों चक्रवाती वर्षा का अध्ययन कर चुके हैं। तो वही होता है चक्रवात के कारण जो बरसात होती है। संसार में वर्षा का वितरण, एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वर्ष से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्र में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। विश्व वर्ष से 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तर में दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ एक घटती जाती है। लेकिन विश्व वर्ष 45 डिग्री से 65 उत्तर व दक्षिण बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर वर्षा होती है तथा यह पूर्वी की तरफ घटती जाती है।
यहाँ भी पहाड़ तट के समांतर है, वहाँ वर्षा की मात्रा पवनाभिमुखी तटीय मैदानों में अधिक होता है, यह प्रतिपवन दिशा की तरफ घटती जाती है। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण पर्वतों को निम्नलिखित रूपों से पहचाना जाता है। विषुववर्तीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारे के पास पर्वतों के वायु का ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रति 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। महाद्वीप के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। महाद्वीपों के भीतरी भाग की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वर्षा का मौसमी वितरण इसकी प्रभावित समझने के महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों में जैसे विषुवत पट्टी तथा ठंडे शीतोष्ण प्रदेशों में पूरे वर्ष वर्षा होती है। तो ये तो पता ही होगा, इक्वेटर पर तो हमेशा वर्षा होती रहती है। अभी एक चैप्टर बचा है विश्व के जलवायु और जलवायु परिवर्तन, ये कल करेंगे अपन। ये है पीसीएस विशेष के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। राजस्थान पीसीएस में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ये अपने लिए मेंस वेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। ग्रीन हाउस गैस यूपीएससी ने पीटी में भी पूछा है, तो ये अपन उधर अपने जो मेंस के दृष्टिकोण से भी और पीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको कल करेंगे।